की कहानी है एक जापानी लड़की और उसकी छोटी बहन के बारे में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान में बमबारी के बाद अनाथ हो जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक लड़के को स्टेशन पर दिखाया जाता है जो कि मरा हुआ होता है। फिर कहानी पीछे जाती है और दिखाती है कि कैसे बमबारी ने उनके शहर को नष्ट कर दिया और उनकी माँ की मृत्यु हो गई। बच्चे अब अपने आंटी के साथ रहने लगते हैं, लेकिन वो उनके साथ बहुत ही ख़राब बिहेवियर करती हैं और अब वो एक बंकर में चले जाते हैं जहाँ पर कि वो लड़का और उसकी बहन एक साथ रहती हैं और वो लड़का अपनी बहन का देखभाल करता है। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के ने एक यूनिफॉर्म पहनी होती है और उस पर एक रेड लाइट पड़ रही होती है। यह लड़का बताता है कि 21 सितंबर 1945 में मेरी मौत हो गई थी। दरअसल ये एक लड़का एक स्पिरिट है। यह स्पिरिट अपने सामने बैठे एक लड़के को देख रहा होता है। इस बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक होती है और इसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं और यह नीचे बैठा हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि यह ही है और जो मर चुका है। अब उसे इस हालत में देखकर उसके आसपास के लोग जो होते हैं वो उसे दूर होने लगते हैं और उसकी कोई हेल्प नहीं करता। ये लड़का बहुत ज़्यादा वीक होता और ये एक नाम लेता है, ताकासुको। ये लड़का एक स्टेशन पर होता है और इस लड़की के साथ कुछ और बच्चे भी वहाँ पर होते हैं और तभी एक सफाई कर्मचारी वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का कोई भी जवाब नहीं देता और वो सफाई वाला अपने मन में कहता है एक और आ गया। इनकी आंखों से पता चलता है ये मरने वाले हैं। और अब उसके बाद हम कुछ महीने पहले का सीन देखते हैं। साल 1945 और जगह है जापान का कोब शहर और इस वक्त जापान में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है और हम बहुत सारे एयरप्लेन्स को एक ग्रुप में देखते हैं और वो लगातार जापान पर बॉम्बिंग कर रहे होते हैं। पूरे जापान में डर सा माहौल होता है। सब लोग बुरी तरह से डरे हुए होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। सायरन्स बज रहे होते हैं। एक आदमी जिसने यूनिफॉर्म पहनी होती है वो सभी लोगों को शेल्टर्स की तरफ ले जा रहा होता है और तभी उसी लड़के को दिखते हैं जिसे हम अपनी कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका कि नाम सायता होता है और उसे एक औरत कहती है कि तुम एक अच्छी बच्ची हो, अपने भाई की हर बात मानना। इधर जो वो लड़का होता है वो कुछ सामान पैक कर रहा होता है और उस लड़के का नाम सायता होता है। वो लड़का कुछ सामान पैक कर रहा होता है और वो एक बच्ची को कहता है कि तुम अच्छी बच्ची हो, अपने भाई की हर बात मानो। और सायता जल्दी में सारा सामान पैक करके वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले अपने पापा की फ़ोटो और सुजुकी की डॉल भी ले लेता है। दरअसल सायता के फादर नेवी में होते हैं। सायता सुजुकी को लेकर वहाँ से जाने वाला ही होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ आने लगती है और वो बाहर जाकर देखता है कि फाइटिंग प्लेन्स उसके शहर के ठीक ऊपर आ चुके हैं और हर जगह जलते हुए बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। उन बॉम्ब्स की वजह से नीचे हर जगह आग लगना शुरू हो जाती है। अब इतनी सारी आग देखकर वो छोटी सी बच्ची डरने लगती है और सायता भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जल्दी से वहाँ से भागकर एक जगह पर आकर रुक जाता है और बॉम्बिंग के रुकने का वेट कर रहा होता है। सुको उसे बताती है कि उसका एक सुख हो चुका है रास्ते में। मेरी बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक न्यू शूज़ ला कर दूँगा, इससे भी बेहतर वाला, चिंता मत करो तुम। सुको अपने पर्स निकालती है और उसे बताती है ये देखो भैया, मेरे पास भी कितने सारे पैसे हैं। वो अपने पर्स को उल्टा करती है और उसमें बहुत सारे नकली पैसे बाहर आ जाते हैं। ये नकली मार्बल्स होते हैं, लेकिन सायता उसकी इनोसेंस देखकर उसे डांटता नहीं है बल्कि कहता है अरे वाह सुको, कितने सारे तुम्हारे पास, तो तुम बहुत अमीर हो। और उसकी यह बात सुनकर सुजुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बॉम्बिंग से लगी हुई आग भी बुझ जाती है और सायता देखता है कि 1-2 घर छोड़कर बाकी सब घर जल कर राख हो चुके हैं और इसमें काफ़ी सारे लोग भी मर गए हैं। वो थोड़ी आगे जाता है और उससे रास्ते में बहुत सारी जली हुई लाशें भी मिलती है। सुजुकी को सायता से पूछती है भैया क्या हमारा घर भी जल गया है?
सहायता उसे कहता है कि अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, डैड उसका बदला ज़रूर लेंगे। सभी लोग के घर जल चुके हैं और अब उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। भी वहाँ पर एक पुराना आर्मी ऑफिसर आता है और वो अनाउंसमेंट करता है कि जितने लोगों को भी चोट लगी है वो एलिमेंट्री स्कूल जा सकते हैं, वहाँ पर उनका इलाज होगा। और वो लोग वहाँ एलिमेंट्री स्कूल चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ लगे हुए हैं। उस बॉम्बिंग की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। सहायता सोत्सुके को चेकअप कराता है और तभी एक लेडी वहाँ पर दौड़ते हुए आती है और सहायता को थोड़ा साइड में ले जाकर उसे बताती है, सहायता क्या तुम अपनी मॉम से मिले? दरअसल ये लेडी उनकी पड़ोसी होती है और सहायता को बताती है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा और सहायता को इमीडिएटली उन्हें देखने वहाँ पर जाना चाहिए। सुनकर सहायता बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हम देखते हैं कि सहायता की मॉम पूरी तरह से पट्टियों से ढकी हुई है और उनकी बॉडी पर हर जगह चोट लगी हुई है। वो आदमी सहायता को बताता है, सहायता तुम्हारे मॉम पूरी तरह से जल चुकी हैं लेकिन वे जिंदा है, इनकी सांसें भी चल रही है। अगर इन्हें जल्द से किसी हॉस्पिटल में ले जाए तो शायद इनकी जान बच सकती है। सहायता जल्दी से बाहर आता है और सोत्सुके को उस लेडी के साथ खेलते देखता है और वो सोत्सुके को बताता है कि उन्हें अपनी मॉम को लेकर जाना होगा हॉस्पिटल में। उसकी मॉम की हालत बहुत ख़राब है और उन्हें भी वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो अपनी आंटी रहती है उसे हॉस्पिटल के पास ही हुए उसके पास रुक जाएंगे। सहायता को कुछ राशन ला कर देती है और उसे कुछ दिन तक अपने साथ रखने के लिए कहती है, लेकिन सोत्सुके उदास होकर कहता है कि लेडी को मना कर देता है वहाँ पर रुकने के लिए। सोत्सुके अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और कहती है, भैया मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ मुझे मॉम चाहिए। और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सहायता की मॉम की डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी को जला दिया जाता है। सहायता पहले ही सोत्सुके को अपनी आंटी के पास छोड़कर आ गया था और फिर अब फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद सहायता अपनी बहन के पास जाता है। निशिनोमोई शहर में सहायता अपनी आंटी के घर में एंटर करता है और जैसे ही वो वहाँ आता है तो सोत्सुके उसे बाहर सारे सवाल करने लगता। अरे भैया आप आ गए, कहाँ है मॉम? पर सहायता की हिम्मत नहीं होती है सोत्सुके को सच बताने की, इसलिए वो उससे झूठ बोल देता है और कहता है सोत्सुके मॉम अभी ठीक नहीं है इसलिए वो अभी नहीं आएंगे यहाँ पर। और तभी उसकी आंटी वहाँ पर आ जाती है और उससे भी यही बताता है कि उसकी मॉम अभी हॉस्पिटल में है और वो अभी यहाँ पर नहीं आएंगी। अगले दिन सहायता अपने घर जाता है जो कि पूरी तरह से जल चुका था। हर तरफ बस टूटी हुई बिल्डिंग ही बची थी, वहाँ पर एक भी घर नहीं बचा था। सहायता वहाँ पर अपना दफनाया सामान लेने आया था जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। सहायता वो सामान निकालता है और उसमें कुछ फ्रूट ड्रॉप्स मिलते हैं जो कि एक किस्म की कैंडी होती है। सहायता सारा सामान एक बैलगाड़ी में रखता है और उन फ्रूट ड्रॉप्स को अपनी पॉकेट में रखकर वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपने आंट के घर में पहुँच जाता है और सारे सामान को अपनी आंट को दे देता है और ये आंट उसे ताना मारते कहती है, अरे वाह कितना सारा सामान है, ये सब कुछ नेवी वालों को ही क्यों मिलता है? वो लेडी सहायता से उसकी मॉम की कंडीशन पूछती है लेकिन सहायता उसे बताता है कि उसकी मॉम 2 दिन पहले ही मर चुकी है। उसने पहले उसे सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो सच बता देता तो सोत्सुके को बहुत ज़्यादा बुरा लगता। अगर वो ये सुन लेती तो बहुत रोती और ये सुनते ही सहायता को अपने फादर को एक लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करने के लिए बोलती है। अब थोड़ी देर बाद रात को हम देखते हैं कि सहायता अपनी बहन को बाहर ले कर जाता है घुमाने के लिए और सहायता उसे बहुत सारी फायरफ्लाइज दिखाती है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। उसके बाद सहायता सोत्सुके को मुंह खोलने के लिए कहता है और उसके मुंह में एक फ्रूट ड्रॉप डाल देता है जो अपने घर से लेकर आया था। सोत्सुके उसको पहचान लेती है और वो उसके फेवरेट फ्रूट ड्रॉप्स हैं। दरअसल सोत्सुके को फ्रूट ड्रॉप बहुत ज़्यादा पसंद है उसे खाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो नाचने लगती है। और अब अगले दिन सहायता और सोत्सुके घर पे होते हैं। सहायता एक बुक पढ़ रहा होता है और सोत्सुके कुछ पेपर की कटिंग करके कुछ
बना रही होती है। तभी वहाँ पर आंटी आती है और सत्सुका से पूछती है, क्या तुम्हें स्कूल वगैरह नहीं जाना होता बच्चे? साहिता उसे बताता है कि उसका स्कूल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए वो अब वहाँ पर नहीं जा रहा है। आंट उसे पूछते हैं कि तुमने अपने फादर को लिख दिया वो लेटर जो तुम्हें मैंने बोला था? साहिता उसे बताता है कि हाँ वो लेटर भेज दिया है 10 दिन पहले ही, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है उसके फादर का। उसके बाद वो आंट जाते जाते सोत्सुके को सीजर वापस लौटाने के लिए कहती है, जिसको यूज़ कर कटिंग कर रही थी पेपर की। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और वो सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। आंट अपने हस्बैंड को रामेन सर्व करती है, लेकिन साहिता और सोत्सुके को सिर्फ उन नूडल्स का पानी ही डाल कर देती है। नूडल्स नहीं देती, लेकिन फिर भी ये दोनों से कुछ नहीं कहते और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। खाना खाते वक्त ही सायरन बजना शुरू हो जाता है और इन सभी को एक शेल्टर में जाकर रुकना पड़ता है। दरअसल इस वक्त में ऐसा ही होता है, किसी भी वक्त सायरन बजता है और बॉम्ब गिरने के चांसेस हो जाते हैं, और जैसे इन लोगों को जरा सा भी भनक होती है उनके ऊपर बॉम्ब गिर सकते हैं, वो उन पर अटैक हो सकता है। तो ये लोग अपने बने हुए शेल्टर के अंदर चले जाते हैं ताकि अगर कोई बॉम्ब वगैरह गिरे भी तो ये बच सके। और शेल्टर के अंदर हम देखते हैं कि सोत्सुके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और गर्मी की वजह से उसे रैशेस हो जाते हैं। अगले दिन साहिता सोत्सुके को एक बीच पर लेकर जाता है। वो दोनों काफ़ी देर तक बीच पर खेलते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। वो दोनों पानी के अंदर जाकर नहाने लगते हैं और तभी साहिता देखता है कि सोत्सुके के पीठ पर काफ़ी सारे रैशेस आ चुके हैं, और साहिता अपने शर्ट को गीला कर उसके पीठ पर लगाता है, जिससे सोत्सुके को थोड़ा आराम मिलता है और वह दोनों खूब मज़े करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जो सामान साहिता ने उस आंट को दिया था, उस सामान में साहिता के मॉम की किमोन रहती है, जो कि एक तरह की जापानीज़ ड्रेस होती है। और वो आंट कहती है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब एक काम करो, इस किमोन को बेचकर चावल ले आओ, घर पर चावल ख़त्म हो चुके हैं। तो साहिता एग्री कर जाता है और वो आंट उस किमोन को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सोत्सुके उन्हें रोक लेती है और कहती है, ये तो मेरी मॉम का है, प्लीज़ आप इसे ना लेकर जाए, और वो रोने लगती है। लेकिन साहिता उसे संभालता है और उसे रोकता है, और तभी साहिता के स्पिरिट उस टाइम का याद करती है जब उसकी फैमिली ने एक फ़ोटो क्लिक कराई थी और उसकी मॉम ने इसी किमोन को पहन रखा था। और थोड़ी देर बाद उसकी आंट इस किमोन को बेचकर चावल ले आती है, जिसमें से थोड़ा सा चावल साहिता को देती है। लेकिन सोत्सुके बहुत ज़्यादा दुखी थी। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और इतने टाइम बाद सोत्सुके राइस खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसकी आंट अपने हस्बैंड के लिए राइस बॉल बना रही होती है। अगले दिन साहिता सोत्सुके को लेकर पोस्ट ऑफिस में आता है और अपने फादर को एक और चिट्ठी लिखने के लिए। इसके बाद वो एक ओल्ड मैन के पास जाता है और उसे कुछ सामान खरीदता है, जैसे कि कुछ बर्तन और स्टोव वगैरह खाना बनाने में जो काम आते हैं। आंट के घर जाकर वो उसके गार्डन में अपने खाना बनाना शुरू कर देता है, और आंट की बेटी उसे पूछती है कि मॉम, ये लोग अपना अलग खाना क्यों बना रहे हैं। अब अगले दिन साहिता कुछ राइस खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उससे सिर्फ 1-2 किलो ही राइस मिलते हैं, और उसकी अब राशन अगले महीने आएगा, तो अभी जितना है तुम्हारे पास उसी में गुजारा करना पड़ेगा। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में चलते चलते साहिता नोटिस करता है कि सोत्सुके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दी है। सोत्सुके को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, क्योंकि उसने पिछले 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया था। साहिता उसे फ्रूट ड्रॉप्स का वो बॉक्स देता है, और लेकिन उसमें से फ्रूट ड्रॉप ख़त्म हो चुकी होती है, जिससे देखकर सोत्सुके बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और वह उस बॉक्स को हिलाता है। उससे 2-3 फ्रूट बॉल्स बाहर आती हैं जो कि बची हुई थी, और कुछ टूटी हुई फ्रूट बॉल्स भी आ जाती हैं, और हम देखते हैं कि सोत्सुके अपने एक छाए मारकर वो टूटी हुई फ्रूट बॉल्स को खा लेती है और बाकी के फ्रूट बॉल्स को वापस बॉक्स में अंदर डाल देती है, ताकि वो उसे बाद में खा सके जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगे। अब वो 1-2 दिन तक बॉल्स पर ही गुजारा करते हैं अपना, पर 1-2 दिन बाद फ्रूट बॉल्स भी ख़त्म हो जाती है, और साहिता
और सहायता उस खाली फ्रूट बॉल के डब्बे में पानी भर देता है और उसे शेक करके सोत्सुके को देता है और उस पानी में फ्रूट बॉल्स मिक्स हो जाते हैं जो भी थोड़े बहुत रहते हैं, जिससे कि स्वीट टेस्ट आता है। उससे पीकर सोत्सुके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग एक शेल्टर के अंदर होते हैं और सोत्सुके से कहती है कि इस आंट के पास अब और नहीं रहना, क्योंकि वो ताना देती हैं और उन्हें बहुत बुरा भला बोलती है। सोत्सुके को बस अपने घर जाना होता है, लेकिन सहायता उसे बताता है कि उनका घर जल चुका है, वो कहीं नहीं जा सकते। और तभी सहायता को याद आता है कि जब वो आंट के घर में पियानो बजा रहा था तो उसकी आंट ने उसे ताना दिया था। अब सहायता सोचता है कि इस शेल्टर को ही अपना घर बना लेना चाहिए। ये एक केव टाइप की शेल्टर थी, लेकिन इसे कोई भी यूज़ नहीं करता था और रिवर के किनारे भी थी, इसलिए सहायता इसी केव के अंदर रहने का डिसाइड करता है। अब सहायता और सोत्सुके उस आंट के घर जाते हैं और अपने सारा सामान पैक करके उसे केव के अंदर ले आते हैं। और फाइनली सोत्सुके को उस आंट से दूर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और कार्ड जिस पर वो अपना सामान लेकर आए थे वो उसने एक फार्मर से लिया होता है। वो लोग उस फार्मर के पास वापस जाते हैं और उसे पूछते हैं कि सर क्या आपके पास कुछ रॉ फूड वगैरह है, कुछ घास फूस भी। वो फार्मर कहता है कि हाँ बच्चे, कुछ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब वो दोनों उस सामान को लेकर आते हैं, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठे करते हैं और आग जलाकर मस्त राइस बनाकर खाते हैं। और सहायता सोत्सुके को बताता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लोग फ्रॉग्स को भी पकाकर खा सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाता है और सहायता रिवर के अंदर बर्तन धो रहा होता है और तभी सोत्सुके सहायता के पास आती है। सहायता उसे कहता है अरे सोत्सुके वापस जाओ, यहाँ पर बहुत मच्छर है। और सोत्सुके उसे कहती है कि भैया अंदर बहुत अंधेरा और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे सुसु आई है। सहायता उसे सुसु कराने ले जाता है और तभी उसे आइडिया आता है कि उसे रोशनी के लिए फायरफ्लाइज मतलब कि जुगनू पकड़ने चाहिए। और वो दोनों बाल्टी में बहुत सारे फायरफ्लाइज को पकड़कर शेल्टर के अंदर ले आता है, उन्हें अपने मच्छरदानी के अंदर छोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सोत्सुके को पहले से पता होता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। वो सहायता को बताती है कि उसकी आंटी ने उसे बताया था कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, पर सोत्सुके इतने समझदार थे कि अपने भैया को बिना परेशान किए चुपचाप ऐसे रिएक्ट करती जिससे उसे कुछ पता ही ना हो। अगले दिन वो दोनों उसी फार्मर के पास जाते हैं कुछ राइस लेने के लिए, मगर वो फार्मर उन्हें मना कर देता और कहता है नहीं बच्चे, वॉर टाइम की वजह से मुझे खुद के लिए राशन कम पड़ रहा है, सॉरी मैं तुम्हें और राइस नहीं दे पाऊँगा। और उसके मना करने के बाद सहायता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वापस अपने केव की तरफ जाने लगता है। थोड़ी आगे चलकर उन्हें खेत दिखाई देता है और सहायता उनमें से कुछ सब्जियां तोड़कर ले जाता है। वहाँ से वो दोनों वापस केव में जाते हैं और सहायता एक कंघी की हेल्प से सोत्सुके के सर पर पड़ी वो जुओं को साफ कर रहा था। और हम देखते हैं कि सोत्सुके के रेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इन्फेक्शन उसके पूरे पेट पर फैल चुका है और बहुत दिनों तक खाना ना खाने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और अब सोत्सुके की डेथ हो चुकी है। अगले दिन वो एक बॉक्स लेता है जिसमें कि सोत्सुके की बॉडी को डालता है और उसके एक फेवरेट डॉल को भी रखता है उसमें। बॉक्स को चारकोल के ऊपर रखकर सोत्सुके की बॉडी को जला देता है और उसके बॉडी के एशेस को उसी फ्रूट बॉल्स के बॉक्स में डाल देता है और अपने पास रखता है। अब इस दुनिया में सहायता पूरी तरह से अकेला होता है। उसकी बहन की डेथ होने के बाद सहायता बिल्कुल टूट चुका होता है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। और जैसा कि हमने फर्स्ट सीन में देखा था कि सहायता की बॉडी एक रेलवे स्टेशन पर पड़ी हुई रहती है, वैसा ही दिखाया जाता है कि सहायता अब रेलवे स्टेशन के किनारे में पड़ा हुआ है और जो सफाई कर्मचारी है उसके पास से उस फ्रूट बॉक्स के डब्बे को उठाता है और बाहर फेंक देता है, जिसमें से कुछ एशेस बाहर निकल जाती है और
वहाँ पर सोत्सुके की स्पिरिट निकल कर आ जाती है। वो अपने भाई के बॉडी को वहाँ देखकर उसके तरफ दौड़ती है, तभी एक दूसरा स्पिरिट उसे पकड़ता है जो कि साइता की स्पिरिट ही होती है, और वो लोग दोनों साथ में चले जाते हैं। इस वीडियो में मैंने सारा पार्ट नहीं बताया है। ये एनीमे मस्ट वॉच एनीमे है, इसीलिए कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया है ताकि आप देखो तो आपको इंटरेस्टिंग लगे। सो ये एनीमे ज़रूर देखें, बहुत ही मज़ा आएगा।